हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा एजुकेशन यूट्यूब चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आज मैं आपको आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी के लिए कक्षा 10 हिंदी गोदुली भाग 2 का 8वां पार्ट जित जित में निरखत हूँ, जिनके लेखक पंडित बिरजू महाराज जी हैं, उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। अर्थात आज मैं आपको जित जित में निरखत हूँ पाठ का जो बुक में लघुत्र प्रश्न उत्तर दिया हुआ रहता है, सेम उन्हीं क्वेश्चंस को मैं करवाने वाला हूँ। और अगर आपने इस पाठ को नहीं पढ़ रखा है तो मैंने इस पाठ को बिल्कुल अच्छे से पढ़ाकर एक्सप्लेन कर रखा है। आप उस वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और यहाँ सभी विषयों का PDF बिल्कुल फ्री दिया जाता है। तो इस फ्री PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में कृष्णा एजुकेशन को सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपने बुक में देखा होगा तो हम आपको सेम वही क्वेश्चन पढ़ाते हैं जो बुक के आपके लास्ट में होता है, उसका बिल्कुल स्टिक आंसर तैयार करते हैं जिससे आपको बिल्कुल आसानी से याद हो जाए। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने हुए रहिएगा, मेरी सभी बातों को माइंड कंसंट्रेट करके समझते हुए चलिएगा। मेरी यही कोशिश रहेगी कि इस वीडियो में हम आपको सभी के सभी क्वेश्चन बिल्कुल ही अच्छे से याद करवा दें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है। इस पाठ के जो लेखक हैं जित जित मैं निरखत हूँ, उस पाठ के लेखक है पंडित बिरजू महाराज। तो उन्हीं के बारे में एक क्वेश्चन है कि लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है। तो लखनऊ बिरजू महाराज का पैतृक घर है और जन्म स्थान है। रामपुर के नवाब के ही यहाँ उनके पिताजी नौकरी करते थे। रामपुर से इनका नाचना प्रारंभ हुआ। वहाँ के नवाब इनके नृत्य को बहुत पसंद करते थे। तो इसमें सिर्फ आपको इतना समझना है कि लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का संबंध क्या है। तो हम आपको एक बार लोकल लैंग्वेज में समझा देते हैं बिल्कुल आसानी से। लखनऊ से इनका संबंध इसलिए था क्योंकि लखनऊ में उनका जन्म हुआ था। तो वही बताया गया है कि लखनऊ बिरजू महाराज का पैतृक घर है और जन्म स्थान भी है। लेकिन जो रामपुर है, रामपुर से बिरजू महाराज का संबंध इसलिए है क्योंकि जो रामपुर का पुराने समय में नवाब हुआ करता था, जो वहाँ के राजा हुआ करते थे, उनके यहाँ उनके पिताजी नौकरी करते थे, अर्थात उनके यहाँ उनके पिताजी नृत्य का कार्य करते थे। और रामपुर से ही उनका भी नाचना प्रारंभ हुआ था। और वहाँ जो नवाब था जिनके यहाँ उनके पिताजी नौकरी करते थे, वे उनके नृत्य को बहुत अधिक पसंद करते थे। उस समय बिरजू महाराज की जो उम्र थी वह 8 वर्ष की थी। उसी समय उनका नृत्य रामपुर के जो नवाब थे उनको पसंद आ गया था। तो आप समझ गए होंगे कि लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है। तो लखनऊ से बिरजू महाराज का संबंध इसलिए है क्योंकि वह उनका जन्म स्थान और पैतृक घर लखनऊ में ही था। और रामपुर से उनका संबंध इसलिए क्योंकि रामपुर के नवाब के यहाँ ही उनके पिताजी नौकरी करते थे और रामपुर में उन्होंने नाचना प्रारंभ किया था। और वहाँ के जो नवाब थे उनको पंडित बिरजू महाराज का जो नृत्य था वह बहुत अधिक पसंद आया था। रामपुर के नवाब की नौकरी छूटने पर हनुमान जी को प्रसाद क्यों चढ़ाया। जो रामपुर के नवाब के यहाँ उनके पिताजी नौकरी करते थे, तो जब वहाँ से उनकी नौकरी छूट गई थी तो नौकरी छूटने की खुशी में उन्होंने हनुमान जी को प्रसाद क्यों चढ़ाया था। बिल्कुल ही अलग टाइप का क्वेश्चन लग रहा है पढ़ने में, लेकिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्यों उनको जब नौकरी छूट गई थी तो नौकरी छूटने पर उन्होंने प्रसाद क्यों चढ़ाया था। तो रामपुर के नवाब बिरजू महाराज के नृत्य को से बड़ा खुश रहते थे। मात्र 6 वर्ष की उम्र में नवाब साहब की इनकी नियुक्ति तनख्वाह पर कर ली थी। बिरजू जी की माता एवं पिता नहीं चाहते थे कि 6 वर्षीय बेटा नवाब की नौकरी करे। पिता ने नवाब साहब के सामने विरोध जाहिर किया तो बेटा नहीं तो बाप नहीं कहकर दोनों बाप बेटा को छुट्टी कर दी, जिस पर खुशी में हनुमान जी को लड्डू चढ़ाया गया। अर्थात जैसा कि हमने आपको बताया कि रामपुर में ही ये जो पंडित बिरजू महाराज थे उन्होंने नाचना शुरू किया था, नाचना प्रारंभ किया था। और पंडित बिरजू महाराज का जो नृत्य था वह रामपुर के नवाब को बहुत अधिक पसंद आ गया था और उन्होंने उनको भी नौकरी पर रख लिया था, अर्थात उनकी नियुक्ति तनख्वाह पर कर दी थी कि अब तुम भी हमारे यहाँ नाचोगे और हम तुमको पैसे देंगे। उनको नौकरी मिल गई थी। लेकिन जो बिरजू महाराज के माता पिता थे वे नहीं चाहते थे कि जो मेरा बेटा है 6 वर्ष का है, 6 वर्ष की उम्र में यह नवाब के यहाँ नौकरी करे। तो पिता ने नवाब साहब के सामने एक विरोध जाहिर किया था कि मेरा बेटा आपके यहाँ नृत्य का कार्य नहीं करेगा, नौकरी नहीं करेगा, सिर्फ मैं करूँगा। तो नवाब साहब ने दोनों को छुट्टी दे दी, यह कहकर कि बेटा नहीं तो बाप नहीं, अगर तुम्हारा बेटा हमारे यहाँ नौकरी नहीं करेगा तो तुम भी नहीं करोगे। और यह कहकर दोनों को छुट्टी कर दी, जिस खुशी में हनुमान जी को उनके पिताजी ने लड्डू चढ़ाया था। तो आप समझ गए होंगे कि रामपुर के नवाब साहब की नौकरी छूटने पर हनुमान जी को प्रसाद क्यों चढ़ाया गया था। तो रामपुर के नवाब बिरजू महाराज के नृत्य से बड़ा खुश रहते थे। मात्र 6 वर्ष की उम्र में नवाब साहब इनकी नियुक्ति तनख्वाह पर कर ली थी। लेकिन उनके जो बिरजू महाराज के माता एवं पिता थे वे नहीं चाहते थे कि 6 वर्षीय बेटा नवाब की नौकरी करे। पिता ने नवाब साहब के सामने विरोध जाहिर किया कि बेटा नहीं तो बाप नहीं, और यह कहकर दोनों बाप बेटा को छुट्टी कर दी, जिस पर खुशी में हनुमान जी को लड्डू चढ़ाया गया था। आप ये सोच रहे हो कि हम क्वेश्चन को 2 से 3 बार क्यों पढ़ रहे हैं, तो आप सिर्फ ध्यान से इस वीडियो को देखते हुए चलिए, मेरी सभी बातों को माइंड कंसंट्रेट करके समझते हुए चलिए। हम 2 से 3 बार क्वेश्चन को इसलिए पढ़ रहे हैं जिससे ये
क्वेश्चन आपको बिल्कुल ही अच्छे से समझ में आ जाए और ये क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछा जाए तो आपसे कुछ ना कुछ जरूर आप उस क्वेश्चन के आंसर को लिख दें। आप अपने लैंग्वेज के अनुसार भी उस क्वेश्चन का आंसर कुछ ना कुछ जरूर लिख दीजिएगा, अगर आप अच्छे से उस क्वेश्चन को समझे हुए रहिएगा। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नृत्य की शिक्षा के लिए पहल बिरजू महाराज किस संस्था से जुड़े और वहाँ किनके संपर्क में आए, अर्थात वे नृत्यकार थे। आप इस पाठ में शुरू से पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले उन्होंने नाचना कहीं ना कहीं से तो सीखा होगा। तो जो नाचने का जो संस्था था, अर्थात उन्होंने किनके संपर्क में आकर और किस संस्था से जुड़कर नृत्य की शिक्षा का पहल किया था। तो नृत्य की शिक्षा के लिए पहल बिरजू महाराज दिल्ली के हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक संस्था से जुड़े थे और वहाँ के निर्मल जोशी जी के संपर्क में आए थे। तो आप सिर्फ दो चीज़ याद को रखिएगा कि नृत्य की शिक्षा के लिए सबसे पहले जो बिरजू महाराज जी थे वो दिल्ली के हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक संस्था से जुड़े थे और वहाँ निर्मल जोशी जी के संपर्क में आए थे और वहीं से उनके नृत्य का जो दौर था वह शुरू हो गया था। किनके साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को पहली बार प्रथम पुरस्कार मिला था? माताजी, पिताजी और चाचा जी के साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को प्रथम पुरस्कार मिला था। तो बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव जैसा क्वेश्चन, अच्छे से याद रखना आपको कि वे किनके साथ नाच रहे थे बिरजू महाराज जब उनको प्रथम पुरस्कार मिला था, अर्थात फर्स्ट अवार्ड मिला था। तो पिताजी और चाचा जी, उनके चाचा जी का नाम था शंभू महाराज, तो वे अपने पिताजी और चाचा जी के सब नाचते हुए बिरजू महाराज को एक बार प्रथम पुरस्कार मिला था। बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, उनका संक्षिप्त परिचय दें। तो बिरजू महाराज के गुरु उनके पिता ही थे। उनके पिता और चाचा दोनों कथक नृत्य के प्रवीण थे, अर्थात बहुत अधिक अच्छे तरह से वे कथक नृत्य को नाचना जानते थे। बिरजू महाराज की शिष्यता स्वीकारते वक्त बेटा बिरजू महाराज की कमाई 500 लेकर उन्होंने बिरजू महाराज को गन्ना बांधने अर्थात शिष्य स्वीकार किया था। विशेषतः उनका समय रामपुर के नवाब में से यहाँ व्यतीत हुआ। वहाँ की नौकरी छोड़ने के कुछ दिन बाद 54 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी। अर्थात जो पंडित बिरजू महाराज के पिता थे, जब वे 54 वर्ष के थे तभी उनकी मृत्यु हो गई थी और उस समय पंडित बिरजू महाराज की उम्र मात्र 9.5 वर्ष की थी। और पूछा इसमें यह जा रहा था कि बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, तो आप अच्छे से याद रखिएगा, बिरजू महाराज के गुरु उनके पिता ही थे। उनके पिता ने ही उनको ये नृत्य कला की तालीम दी थी, अर्थात शिक्षा दी थी। उनका संक्षिप्त परिचय में सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि एक बार बिरजू महाराज ने 2 जगह डांस प्रोग्राम किया था और वहाँ से 500 रुपये कमाए थे और वह 500 रुपये उन्होंने अपने पिता को गन्ना बांधने पर अर्पित कर दिया था, अर्थात दक्षिणा दे दिया था। गन्ना बांधना क्या होता है हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपको समझा दिया और पाठ की व्याख्या में बता दिया। एक बार फिर से बता देते हैं, गन्ना बांधना का तात्पर्य होता है दीक्षित करना, और दीक्षित करना को अगर लोकल भाषा में आपको समझाएं तो मंत्र वगैरह पढ़कर गले में हाथ में कोई कपड़ा बांध दिया जाता है, कोई रस्सी बांध दिया जाता है जिससे उसके सफलता की कामना की जाती है, तो उसे गन्ना बांधना कहा जाता है। तो उस समय उनके पिता की जो उम्र थी वो 54 वर्ष की उम्र थी। उनका यह परिचय था कि 54 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी। बिरजू महाराज ने नृत्य की शिक्षा किसे और कब देनी शुरू की थी? अर्थात बिरजू महाराज सबसे पहले तो वे खुद नृत्य सीखते थे, लेकिन जब नृत्य में निपुण हो गए थे, बहुत अधिक प्रसिद्ध हो गए थे, तब उन्होंने नृत्य का क्लास लेना शुरू किया था, अर्थात वे नृत्य की शिक्षा देना शुरू कर दिए थे। तो बिरजू महाराज 1950 ईस्वी में 25-25 रुपये का 2 ट्यूशन के माध्यम से नृत्य शिक्षा आर्य नगर में देते थे। वहीं सोमाराम नहीं, यहाँ सीताराम होना चाहिए था, यह टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है, हमने आपको व्याख्या में पढ़ा रखा था कि वहाँ सीताराम बागला नाम का एक लड़का भी डांस सीखता था तथा उससे स्वयं हाई स्कूल की पढ़ाई करते थे। तो बिरजू महाराज ने नृत्य की शिक्षा कब देनी शुरू की थी? तो 1950 ईस्वी में। बिरजू महाराज का जहाँ घर था उस घर से 2-3 मील दूर एक आर्य नगर था और उस आर्य नगर में 25-25 रुपये का 2 ट्यूशन देते थे और उस ट्यूशन में अन्य बच्चों को नृत्य सिखाते थे। और वहीं एक सीताराम बागला भी उनका एक डांस सीखते थे और उनका एक स्टूडेंट था। और सीताराम जो बागला था वह हाई स्कूल में पढ़ता था और वह पढ़ने में थोड़ा तेज था और अमीर था, और बिरजू महाराज उनको फ्री में डांस सिखाते थे और वह डांस के बदले बिरजू महाराज को कुछ पढ़ाते थे, अर्थात वे स्वयं हाई स्कूल की पढ़ाई भी अपने स्टूडेंट से ही करते थे। तो आप समझ गए कि बिरजू महाराज नृत्य की शिक्षा किसे और कब देनी शुरू की। तो 1950 ईस्वी में बिरजू महाराज 25-25 रुपये का 2 ट्यूशन के माध्यम से नृत्य शिक्षा आर्य नगर में देते थे। वहीं सीताराम बागला नाम का एक लड़के को भी डांस सिखाते थे तथा उससे स्वयं हाई स्कूल की पढ़ाई भी पढ़ते थे। बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय कब आया, उससे संबंधित प्रसंग का वर्णन कीजिए। बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय तब आया जब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। पैसा घर में एक भी नहीं। पिता के श्राद्ध हेतु 10वें के अंदर बालक बिरजू महाराज को 2 प्रोग्राम देना पड़ा जिससे 500 रुपये प्राप्त हुए थे। उस समय उनकी मात्र उम्र 9.5 वर्ष थी। माता के साथ जहाँ तहाँ घूम घूम कर प्रोग्राम देकर अपना जीवन चला रहे थे। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल ही अच्छे से समझ लीजिए कि जो बिरजू महाराज जी थे उनके जीवन में सबसे दुखद समय कब आया था और उससे संबंधित जो प्रसंग आपने पढ़ा है उसका वर्णन करने के लिए कहा जा रहा है। तो बिरजू महाराज के पिता की जब मृत्यु हो गई थी जिस
जिस समय उनकी उम्र मात्र 9.5 वर्ष की थी, वह समय उनके लिए सबसे दुखद समय था, क्योंकि उनके पिताजी की जब मृत्यु हुई थी तो उनके घर में एक भी पैसा नहीं था। और जब किसी की मृत्यु होती है तो उनके श्राद्ध के लिए, अंतिम संस्कार के लिए कुछ नियम करना पड़ता है और उस नियम में पैसे खर्च होते हैं, लेकिन उनके घर में कुछ भी पैसा नहीं था, जिस कारण उनका बिल्कुल ही दुखद समय था कि पिता के श्राद्ध हेतु उनको 10 दिन के अंदर में ही, 10वां जो होता है 10 दिन के अंदर होता है, तो 10 दिन के अंदर ही उनको 2 प्रोग्राम देने पड़े थे, जिससे उन्होंने 500 रुपये कमाए थे और उन 500 रुपये से ही अपने पिता का अंतिम संस्कार अच्छे से किया था। और वे उसके बाद वे माता के साथ जहाँ तहाँ घूमकर प्रोग्राम दिया करते थे और पैसे कमाते थे और उन्हीं पैसे से अपना जीवन चला रहे थे। तो ये उनका सबसे दुखद समय था कि उनके पिता की मृत्यु हो गई थी और पिता की मृत्यु के समय एक भी पैसा नहीं था, उनके अंतिम संस्कार के लिए भी पैसा नहीं था, लेकिन अंतिम संस्कार करने के लिए उन्होंने उस स्थिति में भी 9.5 वर्ष की उम्र में ही प्रोग्राम ढूंढकर 500 रुपये कमाए थे और उस 500 रुपये से अपने पिताजी का अच्छी तरह से अंतिम संस्कार किया था। शंभू महाराज के साथ बिरजू महाराज के संबंध पर प्रकाश डालिए। शंभू महाराज बिरजू महाराज के चाचा थे और पूछा यह जा रहा है कि बिरजू महाराज के साथ उनका क्या संबंध था, उस संबंध के बारे में बताइए। तो बिरजू महाराज शंभू महाराज के चाचा थे, हमने आपको बता दिया। शंभू महाराज बिरजू महाराज के चाचा थे। पिता के समय से ही खाना पीना अलग होता था, वे खाने पीने के शौकीन थे। पिताजी और चाचा जी साथ साथ भी प्रोग्राम देते थे। पिता की मृत्यु के बाद शंभू महाराज के साथ बिरजू महाराज का संबंध पूर्ववत ही रहा, अर्थात जो शंभू महाराज था और बिरजू महाराज था, बिरजू महाराज के पिता के भाई का नाम था शंभू महाराज, अर्थात शंभू महाराज बिरजू महाराज के चाचा थे। पिताजी के समय से ही शंभू महाराज का खाना पीना अलग होता था, अर्थात वे अपना खाना अलग बनाते थे और वे खाने पीने के शौकीन भी थे। पिताजी और चाचा जी साथ साथ अपना प्रोग्राम देते थे, अर्थात जहाँ भी कहीं डांस होता था, प्रोग्राम होता था, तो वे साथ साथ अपना प्रोग्राम दिया करते थे। जब पिताजी की मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद भी शंभू महाराज के साथ बिरजू महाराज का संबंध वैसा ही था जैसा पहले था, अर्थात पूर्ववत ही रहा। कलकत्ते के दर्शकों की प्रशंसा का बिरजू महाराज के नर्तक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, अर्थात जब कलकत्ते के दर्शक ने पंडित बिरजू महाराज की प्रशंसा की थी तो उस प्रशंसा से पंडित बिरजू महाराज के नर्तक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा था। तो कलकत्ता के दर्शकों की प्रशंसा का बिरजू महाराज के नर्तक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ा। बिरजू महाराज का नाम सभी अखबारों में छपने लगा, वे अनेक प्रोग्राम में आने लगे। बिरजू महाराज को भी आत्मविश्वास जगा, अर्थात उनको कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं कुछ कर सकता हूँ, तथा इसी प्रकार की प्रशंसा आगे भी मिलती रहे, इसके लिए प्रयत्नशील रहने लगे। अर्थात कलकत्ते में जब उन्होंने अपना प्रोग्राम दिया था तो उस प्रोग्राम में जो ऑडियंस थे, जो दर्शक थे, उन्होंने उनकी बहुत अधिक प्रशंसा की थी और उस प्रशंसा में उनका जो नाम था सभी अखबारों में छपा था, वे अनेक प्रोग्राम में आने लगे थे। बिरजू महाराज को भी आत्मविश्वास जग गया था कि वे आगे भी इस प्रशंसा को पाने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे, अर्थात आगे भी मेहनत करते रहेंगे। संगीत भारती में बिरजू महाराज की दिनचर्या क्या थी। दिनचर्या का मतलब होता है डेली रूटीन। जब संगीत भारती उन्होंने ज्वाइन किया था बिरजू महाराज जी ने, तब उनकी दिनचर्या क्या थी यह पूछा जा रहा है। तो संगीत भारती में बिरजू महाराज की दिनचर्या इस प्रकार थी। संगीत भारती में काम करना तथा ट्यूशन भी पढ़ाना, साइकिल से आना जाना करते थे। दरियागंज के मकान में रहते थे। दरियागंज से प्रतिदिन 5 या 9 नंबर के बस से रीगल या ओडेन सिनेमा अथवा रिवोली तक जाते थे। सैन साहब के मकान में रहकर प्रतिदिन 4 बजे उठते थे। 5 बजे से 8 बजे तक रियाज करते थे। रियाज करते करते थक जाने पर विविध वाद्य यंत्रों को बजाते थे। यही उनका डेली रूटीन था, दिनचर्या था। तो इसमें आपको 2-3 बातों को सिर्फ याद रखना है कि जब संगीत भारती बिरजू महाराज ने ज्वाइन कर लिया था, वहीं से उनकी सफलता की सीढ़ी शुरुआत हो गई थी, क्योंकि संगीत भारती में वे काम भी करते थे और उसके साथ साथ ट्यूशन भी पढ़ाते थे। वे ट्यूशन में अपने स्टूडेंट्स को नृत्य सिखाते थे। उनका ट्यूशन एक नृत्य कला का ट्यूशन था। वे साइकिल से आना जाना करते थे। वे एक दरियागंज के मकान में रहते थे। दरियागंज में उन्होंने किराए पर एक मकान ले लिया था और वहीं रहते थे। दरियागंज से प्रतिदिन 5 या 9 नंबर के बस से रीगल या ओडेन सिनेमा अथवा रिवोली तक वे हमेशा जाते थे। जहां उन्होंने दरियागंज में मकान लिया था, वो मकान था जैन धर्म के लोगों का। तो जैन धर्म के मकान में रहकर वे प्रतिदिन 4 बजे उठते थे और 4 बजे से उठने के बाद 5 बजे से 8 बजे तक ये 3 घंटा उनका डेली रियाज में जाता था। अर्थात वे इन 3 घंटों में रोज अपने नृत्य को प्रैक्टिस करते थे, रियाज करते थे। और जब वे रियाज करते करते, प्रैक्टिस करते करते थक जाते थे, तब वे विविध वाद्य यंत्रों को भी बजाते थे। यही थी उनकी दिनचर्या जब वे भारती में ज्वाइन हुए थे। जैसे कि आपने इससे पहले क्वेश्चन में पढ़ लिया कि जब वे थक जाते थे, प्रैक्टिस करते करते, नृत्य का रियाज किया करते थे, तब वे वाद्य यंत्रों को बजाते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बिरजू महाराज कौन कौन से वाद्य बजाते थे, अर्थात बिरजू महाराज को कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाना आता था। बिरजू महाराज कथक नृत्य के साथ साथ सितार, गिटार, हारमोनियम, बांसुरी, स्रोत और तबला आदि वाद्य यंत्र बजाते थे। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जा चुका है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिएगा। पूछे जाने की संभावना इसकी ज़्यादा रहती है।
तो जो बिरजू महाराज थे, आप जानते हैं कि वे कथक नृत्यकार तो थे ही, कथक नृत्य में उनको प्रसिद्धि मिली थी, लेकिन उनके साथ साथ वे सितार, गिटार, हारमोनियम, बांसुरी, सरोद और तबला, इन सभी वाद्य यंत्रों को भी आसानी से बजा लेते थे और बिल्कुल ही अच्छी तरह से वे इन सभी वाद्य यंत्रों को बजाना जानते थे। अपने विवाह के बारे में बिरजू महाराज क्या बताते हैं? जब बिरजू महाराज से विवाह के बारे में पूछा जाता है तब बिरजू महाराज अपने विवाह के बारे में क्या बताते हैं? जब बिरजू महाराज 18 साल के थे उस समय उनका विवाह हुआ था। बिरजू महाराज नहीं चाहते थे कि उनका विवाह हो, परंतु अम्मा जी की इच्छा से विवाह हुआ। विवाह करना वे अपनी बहुत बड़ी गलती मानते थे। पिताजी के मरने के बाद माता जी घबराहट में मेरी शादी करवा दी, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। अर्थात इस पाठ में जब रश्मि वाजपेयी और पंडित बिरजू महाराज के बीच में जो वार्तालाप होता है, उस वार्तालाप में रश्मि वाजपेयी पूछ लेती है उनसे उनके विवाह के बारे में। तब वे कहते हैं कि मेरा विवाह 18 साल की उम्र में हुआ था और उस समय मैं विवाह करना नहीं चाहता था, लेकिन परंतु अम्मा जी की इच्छा से मेरा विवाह हुआ था। वे उस समय अपने विवाह करने को बहुत बड़ा गलती मानते थे, क्योंकि वे सोचते थे कि विवाह अगर मैं नहीं करता तो मुझे ये नौकरी वगैरह नहीं करना पड़ता और मैं कुछ बड़ा करके दिखाता। लेकिन जब उनका विवाह हो गया था तो उन पर जो जिम्मेदारियां आ गई थी उस कारण उनको नौकरी ढूंढना पड़ा था और नौकरी करनी पड़ी थी। लेकिन उसकी माता जी ने उनका विवाह करवाया था, क्योंकि जब पिताजी की मृत्यु हो गई थी तो उनकी माता जी बहुत अधिक घबराहट में आ गई थी और उनके घबराहट में ही मेरी शादी अर्थात पंडित बिरजू महाराज की शादी करवा दी गई थी। बिरजू महाराज अपने शागिर्दों के बारे में क्या क्या राय है? जो बिरजू महाराज के शागिर्दों के बारे में क्या राय है उनका, तो अपने शागिर्दों का पहला नाम है रश्मि वाजपेयी, जो बहुत दिनों से बिरजू महाराज के साथ काम करती है। हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लगता है आपको बता दिया था कि शागिर्दों का मतलब पत्नी होता है, जो कि बिल्कुल ही गलत था। शागिर्दों का मतलब होता होगा कोई स्टूडेंट वगैरह, जैसे कि हमने आपको बताया कि उनकी शिष्या थी रश्मि वाजपेयी। तो अपने शागिर्दों का जो पहला नाम था वह रश्मि वाजपेयी का नाम है, जो बहुत दिनों से बिरजू महाराज के साथ काम करती है। अच्छे खानदानी लड़की में शाश्वती है, जो 15 से 20 साल इनके साक्ष रियाज में, मतलब इनके साथ 15 से 20 साल से रियाज में है एक लड़की, जिन लड़की का नाम है शाश्वती। विदेशियों में वैश्विक तरक्की कर रही है। फिलिप मेलोनटोक जो वापस स्वदेश चला गया, लेकिन पुनः उसकी इच्छा है कि मुझसे सीखे। तीर्थ प्रताप और प्रदीप, ये सभी अच्छा नाम किया है। दुर्गा भी अच्छी तरक्की कर रही है, लेकिन गरीब परिवार की है, परंतु उसका मन नाचने में है। अन्य अनेक लड़कियां सीख रही है, लड़कों में नाच सीखने में कम मन लग रहा है। कृष्ण मोहन और राम मोहन और बेटे का ध्यान नहीं लगता इत्यादि। अर्थात उनका जो बेटा था उनका भी ध्यान नृत्य में नहीं लगता था। तो शागिर्दों का मतलब होता होगा स्टूडेंट, कि उनके जो स्टूडेंट्स थे उन स्टूडेंट्स के बारे में बिरजू महाराज की क्या राय थी। तो जैसा कि मैंने बताया कि रश्मि वाजपेयी नटरंग पत्रिका का संपादन किया था और वही उनकी पहली शिष्या थी और बहुत ही प्रसिद्ध नृत्यांगना भी थी। तो जो रश्मि वाजपेयी थी वह बहुत दिनों से बिरजू महाराज के साथ काम करती है और एक अच्छे खानदान की लड़की का नाम है शाश्वती, वह भी 15 से 20 साल उनके साथ प्रैक्टिस में है, रियाज में है। विदेशियों में वैश्विक तरक्की कर रही है। एक वैश्विक उनकी शागिर्द का नाम है, वह भी विदेश में तरक्की कर रही है। फिलिप मेलोटोक जो वापस स्वदेश चला गया, लेकिन पुनः उसकी इच्छा से मुझसे सीखने तीर्थ प्रताप और प्रदीप, ये विदेशी लोग उनसे सीखने आए थे। उनकी एक स्टूडेंट का नाम था दुर्गा, जो भी अच्छी तरक्की कर रही है, लेकिन वह गरीब परिवार की है, परंतु उसका मन नाचने में है। अन्य अनेक लड़कियां सीख रही है, लड़कों में नाच सीखने में कम मन लग रहा है। कृष्ण मोहन और राम मोहन, ये दो ऐसे लड़के थे जिनको नाच सीखने में बिल्कुल ही कम मन लगता था और उसके साथ साथ उनके बेटे का भी ध्यान नहीं लगता था इत्यादि। ये अपने शागिर्दों के बारे में पंडित बिरजू महाराज राय देते हैं। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, व्याख्या करें। ये 5 नंबर का हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल ही अच्छे से समझ लीजिए और याद कर लीजिएगा। व्याख्या करें मैंने बहुत बार आपको समझा रखा है। किसी भी बुक का, किसी भी चैप्टर का एक लाइन, एक पंक्ति आपको दे देगा और उस पंक्ति को आपको सबसे पहले पहचानना है, यह किस बुक का है, किस पाठ का है, उस पाठ के लेखक कौन है और इस पंक्ति के जरिए उस पाठ में लेखक हमको बताना क्या चाहते थे। इसी को कहा जाता है व्याख्या करें। तो आप इसको समझिए बिल्कुल ही अच्छे से। 5 नंबर का यह बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। तो पहला पंक्ति है, 500 रुपये देकर मैंने गंडा बंधवाया। 500 रुपये देकर मैंने गंडा बंधवाया। ये जब आप सभी पाठ को पढ़ लीजिएगा तो आपको पढ़ते ही पता चल जाएगा कि इस पाठ को मैंने कहाँ पढ़ा था, इस पंक्ति को मैंने कहाँ पढ़ा था। तो ये जो पंक्ति है, प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी की पाठ्य पुस्तक गोधरी भाग 2 के गद्य खंड के बिरजू महाराज पाठ से लिया गया है। इस पाठ में जब रश्मि वाजपेयी बिरजू महाराज से उनके बारे में पूछती है तो तालीम के पक्ष में बिरजू महाराज ने कहा कि तालीम मुझे बाबूजी से ही मिली है। बाबूजी ने अम्मा से कहा कि जब तक तुम्हारा लड़का नजराना नहीं देगा गंडा नहीं बांधूंगा। जब मेरा 2 प्रोग्राम हुआ और 500 रुपये आए तो बाबूजी ने कहा इनमें से 1 पैसा नहीं दूंगा, यह मेरा पैसा है। गुरु हूँ तो 500 रुपये देकर मैंने गंडा बंधवाया। तो गंडा मैंने आपको बहुत बार बता रखा है, गंडा कहा जाता है मंत्र वगैरह पढ़कर हाथ में
कोई रस्सी वगैरह बांध दी जाती है, जिसको हिंदी अर्थ में दीक्षित करना कहा जाता है, उसे ही गंडा कहा जाता है। तो सबसे पहले जब आप इस पंक्ति को पढ़िएगा तो आपको ध्यान में आएगा कि ये मैंने पढ़ा था हिंदी गोधूली में। किस पाठ में पढ़ा था? तो जित जित मैं निरखत हूँ पाठ में पढ़ा था। और उस पाठ के लेखक कौन है? तो उस पाठ के लेखक है बिरजू महाराज। तो उसी प्रकार आपको लिखना है। इतना लिखने से ही 2 नंबर कन्फर्म हो जाता है। और उसके बाद इस लाइन को, इस पंक्ति को आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा तो आपका 3 नंबर और अर्थात 5 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। तो आपको लिखना सिर्फ यही है, सबसे पहले पंक्ति को पहचानना है और पहचान कर लिखना है कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी की पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के गद्य खंड के जित जित मैं निरखत हूँ पाठ से लिया गया है और इस पाठ के लेखक बिरजू महाराज हैं। इतना आपको लिखना है। इस पाठ में जब रश्मि वाजपेयी बिरजू महाराज उनके बारे में पूछती है तो तालीम के पक्ष में बिरजू महाराज ने कहा कि तालीम कहा जाता है शिक्षा को, कि शिक्षा तो मुझे बाबूजी से ही मिली है। बाबूजी ने अम्मा से कहा था कि जब तक तुम्हारा लड़का मुझे नजराना नहीं देगा, मुझे दक्षिणा नहीं देगा, तब तक मैं गंडा नहीं बांधूंगा। और जब बिरजू महाराज का 2 प्रोग्राम हुआ था तो वहाँ से उनके 500 रुपये आए थे और बाबूजी ने कहा इसमें से 1 पैसा नहीं दूंगा, यह मेरा पैसा है, इसका गुरु हूँ, तो 500 रुपये देकर मैंने गंडा बंधवाया था। अर्थात उनके जो पिताजी थे वही उनके गुरु थे और उनको ही उन्होंने दक्षिणा के रूप में 500 रुपये दिए थे और गंडा बंधवाया था। इसके बाद हमारा दूसरा पंक्ति है, मैं कोई चीज़ चुराता नहीं हूँ, अपने बेटे के लिए ये रखना है, उसको सिखाना है। प्रस्तुत पंक्ति भी हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के गद्य खंड के बिरजू महाराज पाठ से लिया गया है। साक्षात्कार में रश्मि वाजपेयी जब बिरजू महाराज से उनके बारे में पूछती है तो अपने प्रभुत्व भावना को प्रदर्शित करते हुए बिरजू महाराज ने बताया कि शागिर्दों के सिखाने के पक्ष में मैं अपने पिता की तरह जिसे सिखाता हूँ पूर्ण रूप से सिखाता हूँ, जिससे वह अच्छा बन जाए। मतलब यह है कि मैं कोई चीज़ चुराता नहीं हूँ, अपने बेटे के लिए रखना है, उनको सिखाना है। अर्थात मतभेद बिल्कुल नहीं है। अर्थात इस पंक्ति के जरिए बिरजू महाराज बताते हैं कि जब वे अपने विद्यार्थियों को सिखाते थे नृत्य, तो उस नृत्य के बीच में उनका एक बेटा था, वो भी उस डांस अकादमी में आता था। लेकिन जो पंडित बिरजू महाराज थे बताते हैं कि जिस तरह मेरे पिता ने मुझको सिखाया था उसी तरह मेरी भी आदत है कि मैं किसी को भी सिखाता हूँ तो पूर्ण रूप से सिखाता हूँ, उसको सफल बनाना चाहता हूँ। और मैं कभी भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करता हूँ कि इस चीज़ को मुझे अपने बेटे के लिए रखना है या फिर उसको ही सिखाना है, आप सभी को नहीं सिखाऊंगा। इसके बाद हमारा तीसरा पंक्ति है, मैं तो बेचारा उसका असिस्टेंट हूँ उस नाचने वाला का। तो प्रस्तुत पंक्ति हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के गद्य खंड के बिरजू महाराज पाठ से लिया गया। रश्मि वाजपेयी ने बिरजू महाराज से एक साक्षात्कार में जब तक किसी आयोजन की खास बात की यादगारी पूछती है तो बिरजू महाराज पाकिस्तान में प्रोग्राम के पक्ष में कहते हैं, कोई खातून थी, उसकी आवाज़ आ रही थी सुभान अल्लाह, पूरे हॉल में सुनाई पड़ी। मतलब यह है कि मेरे नाच के आशिक तो बहुत हैं, मेरे आशिक भी हैं, मगर मैं नाच की वजह से हूँ, इसलिए नासिक तो नाच के ही होते हैं, मैं तो बेचारा उसका असिस्टेंट उस नाचने वाले का। तो इस पंक्ति को बहुत ही अच्छी तरह से पंडित बिरजू महाराज ने एक्सप्लेन किया था कि मैं तो बेचारा उसका असिस्टेंट उस नाचने वाले का। तो ये जो नृत्य है, जो नाच है, उसी का तो असिस्टेंट है पंडित बिरजू महाराज, क्योंकि वे नृत्य दिखाते थे, सभी को नृत्य करते थे। और वे बताते हैं कि एक बार वे कहीं पाकिस्तान में बिरजू महाराज एक प्रोग्राम में नृत्य कर रहे थे और वहाँ एक कोई खातून थी जो पूरे हॉल में उनकी आवाज़ सुनाई दे रही थी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह का मतलब होता है बहुत अच्छा। तो जब वे अपना प्रोग्राम में अपना नृत्य कला दिखा रहे थे तो एक खातून थी जो उसकी आवाज़ पूरे हॉल में सुनाई पड़ रही थी, सुभान अल्लाह। तो मतलब यह थी कि उस समय उन्होंने सोचा कि मेरे नाच के आशिक तो बहुत हैं, मेरे आशिक भी हैं, मगर इस नाच के वजह से हूँ, इसलिए आशिक तो नाच के ही होते हैं, मैं तो बेचारा सिर्फ और सिर्फ नृत्य का असिस्टेंट हूँ उस नाचने वाले का। अगर जो नृत्य है उसका असिस्टेंट तो ही थे पंडित बिरजू महाराज, और उनको जो प्रसिद्धि मिली थी वो नाच के कारण ही मिली थी। तो वही पंक्ति के जरिए हम लोगों को समझाना चाहते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? ये एक प्रकार का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है और अति लघुत्तर प्रश्न उत्तर में 2 नंबर का भी पूछ लिया जाता है। तो जो बिरजू महाराज थे वे अपना सबसे बड़ा किसे जज मानते थे? तो बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपनी माँ को मानते थे। जैसा कि पाठ में हमने आपको पढ़ाया था कि उनके गुरु तो पिताजी थे, लेकिन 9.5 साल की उम्र में उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। लेकिन जब वे अपने आगे के समय में रियाज किया करते थे, प्रैक्टिस किया करते थे, तब उनकी माता ही उनको बताती थी कि तुम सही कर रहे हो या फिर गलत कर रहे हो। तो पंडित बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपनी माँ को मानते थे। पुराने और आज के नर्तकों के बीच बिरजू महाराज क्या फर्क पाते हैं? मतलब जो पुराने समय के नर्तक हुआ करते थे और जो आज के समय के नर्तक हैं, उन दोनों के बीच में पंडित बिरजू महाराज कौन सा डिफरेंस देखते हैं, कौन सा फर्क पाते हैं? तो इसको भी बिल्कुल अच्छे से आपको समझना, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। पुराने और आज के नर्तकों के बीच फर्क बताते हुए बिरजू महाराज ने बताया कि पुराने जमाने के नर्तक गलीचे, स्टेज आदि का कुछ विचार नहीं मन में लाते थे, केवल प्रोग्राम देना है, चाहे गलीचे में तथा गड्ढे में क्यों न हो, पंखा की कोई बात ही नहीं। हाँ, कुछ नौकर जाकर बड़े पंखा लिए हाँफते हुए चलाते थे, नाचते वक्त पंखा से हाथ नहीं टकराव, यह भी ख्याल रहता था। आज के नर्तक लोग पहले स्टेज को ही
कमजोर बताते हैं, छोटा है, टेढ़ा है, गड्ढा है इत्यादि। अर्थात पुराने समय के जो नृत्यकार थे और जो आज के नर्तक हैं उन दोनों के बीच पंडित बिरजू महाराज एक बहुत ही खास बात बताते हैं कि जो पुराने समय के नर्तक हुआ करते थे वे अपने सिर्फ और सिर्फ नाच के बारे में सोचते थे। वे कभी भी नहीं सोचते थे कि उनका स्टेज कैसा होगा। स्टेज चाहे गलीचा हो, चाहे स्टेज ऊबड़ खाबड़ हो, कैसा भी स्टेज है, पंखा हो या ना हो। हाँ, कुछ बड़े नौकर चाकर जो बड़े बड़े पंखा लिए हाँफते हुए चलाते थे, वही पंखा उनके ज़माने में रहा करता था। और नाचते वक्त पंखा से हाथ नहीं टकरा जाए इसका भी ख्याल रखना पड़ता था। लेकिन जो आज के समय के नर्तक हैं, जो आज के समय के नृत्यकार हैं, वे सबसे पहले स्टेज को ही कमज़ोर बताते हैं कि यह स्टेज तो छोटा है, यह स्टेज तो टेढ़ा है, यह स्टेज तो गड्ढा है, यहाँ गर्मी लग रही है, और वे अपना नृत्य प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। तो यही मेन फ़र्क वे बताते हैं पुराने और आज के नर्तक के बीच। पुराने जो नर्तक हुआ करते थे वे सिर्फ और सिर्फ अपने नृत्य को दिखाना जानते थे और उनको बाकी किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन जो आज के नर्तक हैं वे सबसे पहले कंफर्ट, आराम खोजते हैं, उसके बाद नृत्य करना जानते हैं। तो इस पार्ट में 16 सब्जेक्टिव क्वेश्चन था। सभी के सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बिल्कुल ही अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आप आशा करते हैं कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ आ गया होगा। और अगर आप इन क्वेश्चंस को समझ नहीं पाए हैं तो इस वीडियो को एक बार रिपीट करके फिर से देख लीजिएगा। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है।